Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। ईरान ने अमेरिका और एफबीआई साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप सबकी आंखों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत दिन से इनकी नींद जो है उड़ चुकी है। इनकी नींद उड़ाने वाला कौन है? और कोई नहीं, ईरान है दोस्तों। और ये है कौन? ये है एफबीआई के चीफ, यानी कि अमेरिका के खुफिया विभाग के चीफ है। ये सब कुछ देख रेख करते हैं, अमेरिका की सुरक्षा देखते हैं ये। और इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे। शायद यही कारण है कि इनकी नींद उड़ गई है। हुआ क्या है? एफबीआई चीफ कैश पटेल पर्सनल ईमेल अकाउंट ब्रीच्ड क्लेम ईरान लिंक्ड हैकर्स। ईरान के कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने एफबीआई का जो चीफ है, जो एफबीआई का डायरेक्टर है कैश पटेल, उसको उसके ईमेल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर दिया है। और हैक करने के बाद ऐसी ऐसी पिक्चर्स और ऐसा ऐसा जो है डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर, जिसके बारे में कैश पटेल सपने में भी नहीं सोच सकता था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तो नींद लंबे समय से उड़ी हुई थी। इस तरीके से लोगों के पर्सनल अकाउंट को हैक कर कर, उनके ईमेल अकाउंट को हैक करके वहां के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप ऑफिसर्स हैं, जो टॉप डिपार्टमेंट्स के लीडर्स हैं, उन सब की नींद उड़ाने का काम कर रहा है ईरान। देख लीजिए, इस तरह की तस्वीर जो है रिलीज किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसको मैं यहां पे दिखा नहीं सकता, लेकिन ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक सच में रच दिया है। उसने क्या किया है कि लोगों के पर्सनल अकाउंट को ही हैक कर दे रहा है। और बौखलाया हुआ अमेरिका क्या कर रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। बौखलाया हुआ अमेरिका कह रहा है कि भाई 10 मिलियन डॉलर मैं आपको ईरान में दूंगा। आप देख लीजिए, $1 जो है 95 रुपीज का है, तो 10 मिलियन डॉलर कितना होगा। और ये क्यों लगाया जा रहा है इनाम? क्योंकि इनको डर है। और किसके ऊपर इनाम लगाया जा रहा है? ईरान के जो हैकर्स है ना, उनके बारे में अगर आप जानकारी देते हैं तो आपको $10 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। यानी कि सच में ईरानियों ने तो एक तरीके से अमेरिकन की नींद उड़ा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप को तो बता दिया पिछले 27-28 दिन के इस युद्ध में कि भाई ईरानियों के अंदर वो जज्बा है, लेकिन उनका जो टेक्नोलॉजी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीआईए और मोसाद किया करता था, उस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर ईरान ने किया। और क्या किया? पर्सनल अकाउंट हैक करके सारे पिक्चर्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट जो थे उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। और इसीलिए जो है ये रिवार्ड फॉर जस्टिस, ये अमेरिका की तरफ से जो है $10 मिलियन का जो है इनाम रखा गया है कि भाई जो भी इन साइबर अटैकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उनको ये रिवार्ड दिया जाएगा। इस तरह की तो बात चल रही है इस युद्ध में। दोस्तों आगे देखिए, अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं जाने वाला हूं ईरान में, और मैं ईरान में खुद नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सारे सैनिकों को भी भेजूंगा। अमेरिका जो है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जा रहा है, लेकिन अपने बहुत सारे सैनिकों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ है लंबे समय से। आपने देखा कि ट्रूप्स को भेजने के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका की क्या हालात हो गए। अफगानिस्तान के बाद वियतनाम अगर आप देख लेंगे, वहां पे भी आपको पता होगा कि किस तरह की शिकस्त मिली थी अमेरिका को। इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाह रहा था लंबे समय से अमेरिका, लेकिन बिना ग्राउंड इन्वेजन के ईरान को हरा पाना मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए तैयारी कर ली गई है अमेरिका की तरफ से कि भाई अब ट्रूप्स को जो है भेजे जाएंगे कहां पे? ईरान में। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है वेलकम टू हेल। क्या कह रहा है? वेलकम टू हेल, नर्क में आपका स्वागत है। नर्क में स्वागत है का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि यूएस ट्रूप्स हु स्टेप, क्या कह रहा है? यूएस ट्रूप्स हु स्टेप फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लिव ओनली इन कॉफिन। कह रहा है कि जो भी यूएस सोल्जर, यानी कि यूएस का कोई भी सैनिक अगर ईरान की भूमि पर आता है, ईरान की धरती पर आता है, तो ईरान की धरती तो पैर पे चलकर आएगा, लेकिन वापस कैसे लौटेगा? तो ताबूत में, यानी कि कॉफिन में जो है लौट कर जाएगा। इस बात की कड़ी चेतावनी दे दी है ईरान ने। यह है तेहरान टाइम्स, ईरान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके तरफ से इस तरह की खबर देना एक तरीके सीधे सीधे जो है चुनौती दी जा रही है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप का जो है हाल फिलहाल का अगर इंटरव्यू आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का सनकी, किस तरह का पागल और किस तरह का कॉमेडियन व्यक्ति है ये डोनाल्ड ट्रंप। कल जो है डांस कर रहा था, कल का जो है आपने एक न्यूज देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका चल रहा था, उसमें डांस कर रहा था। उसमें ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जिसकी उम्मीद हम एक राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कभी नहीं कर सकते। शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई कॉमेडियन, पहली बार ऐसा कोई जो है बददिमाग इंसान जो है उस पद पर बैठा हुआ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली है, और इस गलती का खमियाजा सिर्फ वही नहीं भुगत रहा है, पूरी दुनिया भुगत रही है। और देखो ईरान का जज्बा 28 दिन बाद भी अगर ये है, तो इससे पता चलता है कि लंबा युद्ध तो चलेगा, ये लोग हार नहीं मानने वाले हैं। भले ही जो है 10 अप्रैल तक युद्ध को रोके और बार बार जो है डेडलाइन बढ़ाता चला जाए ट्रंप, लेकिन ईरान जो है, जो उसने पॉइंट्स रखे हैं अपने 5 पॉइंट्स, उस पर जो है अगर वो नहीं मानेंगे तो ईरान जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस बात को जो है खुली जानकारी दे दी है। लेकिन दोस्तों एक और खबर आ रही है, इस खबर को ध्यान से देखिए। खबर क्या है कि 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल से किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा रूस। देखो ये खबर जब हमारे सामने आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद हम फिर वही गलती कर देते हैं, हम पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लाइन लगाने चले जाते हैं,
हम जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की खबर हमारे सामने आती है। जब ये खबर आई, मैंने इसका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किया गूगल पे जाके कि क्या ये सच में ये सही खबर है। फिर पता क्या चला कि नहीं, ये सही खबर नहीं है। हम रसिया से जो भी, रूस से जो भी हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, रूस से जो भी हम क्रूड ऑयल ले रहे थे, वो बाकायदा आते रहेगा, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी है रूस की तरफ से। रूस ने क्या कहा है? रूस ने बोला है कि पेट्रोल नहीं बेचेगा। क्रूड ऑयल और पेट्रोल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है। इस यहां पे देख लीजिए, रशिया विल कंटिन्यू टू सप्लाई क्रूड ऑयल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, और इसमें इंडिया भी है, इंडिया को जो है सप्लाई किया जाएगा। इसको लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरों से आप बचकर रहें, क्योंकि ऐसी खबर भ्रामक खबरें होती है, मिसलीडिंग होती हैं। रशिया जो है भारत के लिए किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा रहा है। रशिया से हमारा जो है क्रूड ऑयल आने वाला है। पेट्रोल के ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि रशिया की अपनी भी कुछ खपत है, उसका कुछ अपना भी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। वहां के भी जो लोग हैं उनको भी कुछ आपूर्ति करनी पड़ेगी, वहां के भी कंज्यूमर्स हैं, उसकी देखरेख भी करनी है, उसका भी देखभाल करना है रशिया को, वहां के प्रेसिडेंट को। तो जाहिर सी बात है वो लोग अपना भी देखेंगे। इसीलिए उसने क्या किया कि पेट्रोल नहीं बेचेगा, ये बात सही है। लेकिन क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, जो कच्चा तेल है, वो भारत आता रहेगा। जामनगर रिफाइनरी है हमारे पास, वहां पे रिफाइन करके जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भारत में मिलते रहेंगे। इसके लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और एक और अच्छी बात बता रहा हूं, एक और जो है कंटेनर आ चुका है भारत में, एलपीजी उस पे जो है पर्याप्त मात्रा में है। यानी कि कुछ समय की संकट और जो है हमारी जो है बढ़ गई है, संकट जो है बढ़ गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टैंकर आने से कुछ नहीं होगा। भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जिसके लेकर हमें चाहिए कम से कम डेली जो है 2 टैंकर अगर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तब जाके भारत की जो डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। हालांकि एक टैंकर आया है तो उससे कुछ राहत मिली है, लेकिन एक टैंकर के आने से कुछ नहीं होगा। हालांकि भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो परेशानी है इसको जल्द से जल्द जो है इसका निपटारा किया जाए। भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। दूसरी बात क्या है, नेपाल ने जो है नई सरकार बनी। आपने देखा बालेन साहब प्रधानमंत्री बने, मात्र जो है 35 से 36 साल की उम्र में पहली बार इतनी कम उम्र में कोई प्रधानमंत्री देखने को मिला है नेपाल में। आप सबको पता होगा कि नेपाल में ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदुओं की है, और सबने जो है सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके जो जेनजी रिवोल्ट हुआ था, एक तरीके से जेनजी जो रिवोल्यूशन हुआ, जेनजी जो प्रोटेस्ट हुआ, उसका आउटकम ये निकला कि बहुत ही कम उम्र के सारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। वहां के प्रधानमंत्री खुद जो है 35 वर्ष के हैं। कल ही जो है सरकार बनी, कल उन्होंने शपथ लिया और आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन क्या लिया उन्होंने? चाइना का सबसे बड़ा हमदर्द मोहम्मद यूनुस, यानी बांग्लादेश का सबसे बड़ा हमदर्द, एक तरीके से जो पपेट था पाकिस्तान का, चाइना का, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है नेपाल का पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ये केपी शर्मा ओली के बारे में अगर आपको बता दूं तो भारत का इतना विरोधी था, इतना बड़ा विरोधी था, जिसके बारे में हम क्या ही चर्चा कर सकते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI को लेकर जिस तरीके से इसने चाइना के साथ अपना एक बहुत अच्छा तामझाम बनाया, तामझाम मतलब हो सकता है कि इसने बहुत अच्छे से सांठगांठ की भारत के विरोध में जाने की, लेकिन विरोधी, भारत का जो विरोधी होगा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। सरकार बदली, कल नए प्रधानमंत्री बने नेपाल के, और आज जो है ये सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे इसलिए है क्योंकि इसने लंबे समय में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया। वहां की जो जनता है, नेपाल की जो जनता है, उनके हाल पे छोड़ दिया गया, और खुद ये लोग बहुत अच्छे लेविश लाइफ जिया इन्होंने, ये लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। इनके बच्चे जो है वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, ऐश कर रहे थे, आराम कर रहे थे, लेकिन वहां की जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही थी। शायद यही कारण था कि वहां की जो यूथ है उसने रिवोल्ट किया, और केपी शर्मा ओली के साथ साथ सबको जो है देश छोड़कर भागना पड़ा। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, बहुत सारे मंत्रियों के घर में आग लगा दिए गए, संसद तक को आग लगा दिया गया। हमने देखा वो तस्वीरें काफी भयावह थी। आज केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया। इससे यह पता चलता है कि आज आप अगर बच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप आगे भी बचेंगे। यानी कि आज आपने जो कुकर्म कर रखे हैं उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। यानी कि कोई सरकार आज है और गलत काम कर रही है और सोच रही है कि हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में कोई ऐसी सरकार आएगी जो फिर से उस पेपर्स को निकालेगी, उन डॉक्यूमेंट्स को निकालेगी, फाइल को दोबारा खोलेगी, और फिर जो है आपके कुकृत्य जो होंगे, जो कुकर्म होंगे, वो दोबारा जो है जनता के सामने आएंगे, और फिर जो है आपको जेल में जाना पड़ेगा। केपी शर्मा ओली के साथ आज यही हो रहा है। लेकिन इनके जो समर्थक हैं, जाहिर सी बात है चाटुकार हर जगह होते हैं, और चाटुकार रोड पर उतर जाते हैं। भारत में तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जब आरोप लगा, रेप का आरोप लगा, तो वहां की जनता जो है, भारत की जनता, उनके जो है समर्थन में खड़ी हो गई। जब उनको कोर्ट ने सजा सुनाया, आपको पता है ना मैं इनकी बात कर रहा हूं, अभी जो है पेरोल पे बाहर आया हुआ है वो व्यक्ति, अयोध्या भी गया हुआ था। उसके ऊपर जब आरोप लगा तो उसकी जो फैंस थे, उसके जो समर्थक थे, रोड पे आ गए। जब उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ और उसको आजीवन कारावास दिया गया रेप के आरोप में, तो उसके जनता ने उसको माई बाप बनवा लिया, भगवान बना लिया। दोस्तों, समर्थक हर जगह होते हैं, चाहे आप गलत हो चाहे सही हो। इसके भी समर्थक जो है रोड पे आ गए हैं। केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के खिलाफ नेपाल में सड़कों पर उतरे उनके समर्थक। लेकिन ऐसे समर्थकों का इलाज करना बालेन शाह जानता है कि कैसे इलाज करना इनका। 4 लाठी और 4 गोली अगर मार दिया जाए ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। गोली तो नहीं मारेगा, क्योंकि इसको भी पता है केपी शर्मा ओली ने वही काम किया था
और अगर वही काम अगर बालिन शाह करने लगे तो फिर इसके में और उसके में क्या फर्क रह जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ था, आप सबको पता है कि खुलेआम गोली मारी जा रही थी, जो यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर खुलेआम गोली मारी जा रही थी। लेकिन ऐसे समर्थकों, अगर ऐसे समर्थक होंगे जो कि एक आरोपी के ऊपर जो कि जेल में है, जो गलत काम की वजह से जेल में, अगर वैसे समर्थकों के लिए अगर ये लोग रोड पर उतरकर हंगामा करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो जाहिर सी बात है पुलिस अपना एक्शन लेगी। और पुलिस ने बढ़िया से कार्रवाई भी किया, लाठीचार्ज भी करके उनको भगाया भी है, अगर आपने न्यूज देखा होगा। तो ये पूरी जो है कैबिनेट है। और इस कैबिनेट की खास बात ये बताऊं कि सारे जो कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर आपको देखेंगे सब जो है कम उम्र के हैं और ज्यादातर लोग जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है। जैसे कि अगर ये देखूं मैं, ये मिनिस्टर है स्वर्णिम है, ये मिनिस्टर, ये शायद वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। अब इनके बारे में बताऊं कि ये इन्होंने पीएचडी कर रखा है इकोनॉमिक्स में। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मिनिस्टर अगर आप देखेंगे वो सबने जो है, जैसे कि ये जो मिनिस्टर है आप इनको देखेंगे तो इन्होंने भी पीएचडी कर रखा है, आईआईटी से ये भी पास आउट हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने भी कुछ पढ़ाई कर रखी है। तो सबने जो है लगभग जो है अच्छा एजुकेशन, वेल एजुकेटेड कैबिनेट है। और ये जो है सबसे खास बात एक और ये है कि ये सारे यूथ हैं, इनकी एज जो है लगभग 35 से 40 साल के बीच में ही मैक्सिमम है। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक और अच्छी खबर क्या आई कि वहां का जो मिनिस्टर है एक सदाम गुरुंग ने डिसाइड किया है कि भाई वो किसी भी तरह का सैलरी नहीं लेगा। यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है सदाम गुरुंग अनाउंसेस दैट ही विल नॉट टेक सैलरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो है सैलरी नहीं लेगा। एक और खबर आई थी श्रीलंका से 2 दिन पहले की, ये खबर है कि श्रीलंका एंड्स रिटायरमेंट पेंशन फॉर एमपीज। देखो दोस्तों, इस पे मैं आपका विचार चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं कमेंट में एक बार लिखिएगा। भारत में आप एक बार एक दिन के लिए भी विधायक बन जाते हैं ना, सिर्फ एक दिन के लिए, तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। आप पहले विधायक थे, यानी कि पहले आप एमएलए थे और एमएलए के बाद आप एमपी बन गए ना, तो आप एमएलए का भी पेंशन ले सकते हैं, एमपी का भी पेंशन ले सकते हैं और लाइफ टाइम पेंशन ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही चीज है? क्या ये चीज सही है? और आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी ऐसे कानून लाकर क्या इन चीजों को खत्म करना चाहिए या नहीं खत्म करना चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। एक दिन के लिए भी कोई विधायक बन जाता है और विधायक बनने के बाद सांसद बन जाएगा, तो विधायक का भी पेंशन लेगा, और सांसद अगर नहीं भी है, सांसद एक बार बन चुका है तो उसका भी पेंशन लेगा, और मान लो कि मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री का भी पेंशन लेगा। यानी कि अलग अलग तरह के पेंशन एक ही व्यक्ति ले सकता है। भारत में इस तरह की जो है कानून व्यवस्था बनाई गई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या इस तरह की चीजें भारत में भी लागू की जानी चाहिए? जैसे कि भारत में आप डिफेंस फोर्सेस में है तो 20 साल अगर आप सेवा करते हैं, 20 साल आप सेवा देते हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस में, फिर आप जो है एलिजिबल हैं किसके लिए? पेंशन के लिए। और बहुत सारे पेंशन तो अभी खत्म कर दिए जा चुके हैं, लेकिन एमपी एमएलए के जो पेंशन है उसको खत्म नहीं किया जा रहा, उसको तो बढ़ाया जा रहा है। इसके ऊपर क्या विचार है आपका, जो है कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज से आईपीएल का शुरुआत हो रही है। ये मार्च का जो महीना है, मैं कहता हूं कि मार्च का महीना, ये 2026 का जो मार्च है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। हमने क्या क्या देख लिया इस मार्च के महीने में? हमने जो है ईरान इजराइल का वॉर देख लिया, हमने जो है एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस देख ली, हमने पेट्रोल की कमी देख ली, हमने वर्ल्ड कप जो है जीत लिया, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। हमने देखा कि भाई टैरिफ हमारे ऊपर जो लगाया गया था वो हट गया। हमने ये देखा कि भाई ये जो युद्ध था ये इतना लंबा चल गया। हमने देखा कि भाई आईपीएल की शुरुआत हो गई इसी महीने में, यानी कि इस महीने हमने देखा होली मना लिया इसी महीने में, पता नहीं ईद भी मना लिया इसी महीने में, और पता नहीं इस महीने में हमने क्या क्या किया है, इसके बारे में क्या ही बताऊं। मार्च का महीना सच में यादगार हो गया है ये 2026 का। आज से आईपीएल की शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग आज नाखुश होंगे। नाखुश क्यों होंगे? नाखुश इसलिए होंगे क्योंकि भारत सरकार ने पिछले साल कुछ ऐसे कदम उठा लिए थे जिसके कारण आज बहुत सारे आईपीएल देखने वाले, खास करके वो लोग जो आईपीएल देख के करोड़पति बनने का जिनका सपना होता था, वो लोग आज नाखुश होंगे। उनकी नींद उड़ गई होगी क्योंकि वो सोचते थे कि भाई आईपीएल देख के हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल ही भारत सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें जितने भी ये बेटिंग एप्स थे इन सबको जो है बैन कर दिया गया। आप सबको पता होगा कि ये जो ड्रीम 11 ऐप था, इस पे जो है बहुत सारे लोग जो है पैसे लगाते थे और यहां से जो है करोड़पति बन जाते थे, रातों रात करोड़पति बन जाते थे, लखपति बन जाते थे। ऐसे सारे ऐप्स को जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया। यानी कि पहली बार इस बार ऐसा आईपीएल मैच आपको देखने को मिल रहा है जहां पे इन सारे ऐप्स का प्रमोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो बीच मैच में जब भी 2 ओवर्स के बीच में जब ऐड आता था तो आपको ड्रीम 11 से लेके इन सारे ऐप्स का जो है प्रमोशन आपको देखने को मिलता होगा। बहुत सारे लोग प्रमोट भी करते थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स प्रमोट करते थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रमोट करते थे। तो उन लोगों का तो चलो ठीक है, उन लोग जो है आप गुटखा का प्रमोशन करेंगे, सिगरेट का प्रमोशन कर देंगे, उनके लिए तो अलग चलो मार्केट है। लेकिन वो जो लोग थे जो भारत में रात भर में करोड़पति बनना चाहते थे, उनके लिए जो है ये बुरी खबर है, क्योंकि ये सारे ऐप्स जो है वो अब खत्म किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था पिछले साल। और एक और बात, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बीबीसी इंडिया ने एक खबर चलाई कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है। कैग ने पहले ही दे दी थी जानकारी। दोस्तों, इस खबर को लेकर शाम आते आते जैसे ही हमने ये खबर चलाई, इसका रिजल्ट देखने को मिला। बीबीसी इंडिया ने जो है दोबारा ट्वीट किया और उसने कहा कि भारत के पास इतने दिनों का रणनीतिक तेल भंडार है, सरकार ने कहा हालात काबू में। यानी कि इसने अपना लाइन चेंज कर दिया। जो हेडलाइन पहले था उस हेडलाइन को इसने चेंज कर दिया और नीचे क्या लिख रहा है कि इस स्टोरी की हेडलाइन को संशोधित किया गया है और संदर्भ सहित नई हेडलाइन दी गई है।
यानी कि इसने अपनी गलती मानकर और अपने हेडलाइन को चेंज कर दिया। क्योंकि मैं ये आपको पहली बार ही बता रहा हूं, पहली बार भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और पिछले कई बार मैंने आपको बता चुका हूं कि आप लोग जो है पैनिक क्रिएट ना करें। शांति से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर हम लोग जो पहले से जो चीज व्यवस्थाएं बनी हुई थी, अगर उन व्यवस्थाओं को मानते हुए अगर हम अपना काम करेंगे तो किसी भी तरह की कोई क्राइसिस नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग अननेसेसरी जाके डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो सप्लाई तो जाहिर सी बात है कम है, सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड अगर लगातार अगर बढ़ते चली जाएगी ना तो जाहिर सी बात है क्राइसिस का सिचुएशन आ जाएगा। 10 लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर पेट्रोल है और खरीदने वाले अगर 100 लोग हैं ना, जाहिर सी बात है कि मारामारी हो सकती है, मारपीट हो सकती है। और ये जो 10 लीटर पेट्रोल जो पहले 100 रुपए लीटर मिलता था, वो अगर 1000 रुपए लीटर भी मिले तो लोग खरीदने से नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि 100 लोग हैं ना खरीदने वाले। यही तो होता है, जब खरीदने वाली चीज बहुत कम हो और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो तो उस समय जो चीज होती है ना, जो प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होता है, उसका प्राइस जो है हमेशा बढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से तो प्रॉफिट कमाया जाता है। आई होप कि आपको सारी मेरी बात समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो बात मैंने आपसे पूछी इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हाइप का बटन जरूर दबाया कीजिए, आप सबके इन हेल्प से हम सबको काफी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए और हमें और आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।